अब खबरें तफसील से। बिहार में पानी, जिंदगी, हरियाली और जहेज जैसे मामले पर बेदारी पैदा करने के लिए इंसानी जंजीर बनाएगी। 16,000 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबी इंसानी जंजीर बनाई गई है। इसे कामयाब बनाने के लिए गांव से लेकर शहर तक इंतजाम किए गए थे। पटना के गांधी मैदान से इसकी शुरुआत हुई। साल 2017 में जहेज के खिलाफ भी इंसानी जंजीर बनाई गई थी। हरियाली अभियान का मतलब है कि जल और हरियाली के बीच जीवन, जल के बाद जीवन और जीवन के दूसरी तरफ हरियाली। यानी अगर जल है और हरियाली है तभी जीवन संरक्षित है, सुरक्षित है। इसलिए इस अभियान का नामकरण किया गया जल जीवन हरियाली अभियान। और इसके लिए हम लोगों ने कार्य योजना बनाई है और वो मिशन मोड में उस कार्य योजना को क्रियान्वित किया जा रहा है। हमने पूरे बिहार में हर जिले में एक स्थल पर यात्रा की और जो स्थिति देखी, लोगों का जो इस बात को लेकर के बिल्कुल मनोबल हमने देखा है। और बड़ी प्रसन्नता की बात है कि अब लोगों के मन में पर्यावरण को लेकर जो परिस्थिति है उसको लेकर के लोग अब कॉन्शियस हो रहे हैं। उनको सिर्फ चिंता नहीं आ रही है बल्कि वो पूरे तौर पर इस बात के लिए जागरूक हुए। तो ये बहुत बड़ी बात है। और आज उसी को ध्यान में रखते हुए जो मानव श्रृंखला का आयोजन किया गया पूरे बिहार में, ये एकदम लिंक है। ये एक जिले की बात नहीं, एक जगह की बात नहीं, ये पूरा का पूरा बिहार एक दूसरे से लिंक होकर के हर एक जिले के लोग और लोग खड़े हैं। अब तो 4 बजे हमारे मुख्य सचिव पूरे बिहार का जो इनके पास आंकड़ा आ जाएगा हर जगह से, इसकी जानकारी लेकर के 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके या आप उनको बताएंगे कि आज कितनी संख्या में लोगों की भागीदारी हुई है। पानी की रक्षा है देश की सुरक्षा, कितनी बड़ी बात कही गई है इसके जरिए। पेड़ों की रक्षा, धरती की सुरक्षा, सबको आगे आना है, धरती को बचाना है। इस तरह से प्ले कार्ड लेकर के ये बच्चियां खड़ी हैं। हम इनसे जानते हैं कि क्या सोचती हैं ये और क्या संदेश दे रही हैं आज आप। सर, मैं वेस्ट पॉइंट पब्लिक स्कूल से अलीशा नाज बोल रही हूँ। मैं ये बोलना चाहती हूँ कि पानी हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। वो अगर ये नहीं रहेगा तो हम जीवित नहीं रह सकते। पानी हमारे जीवन में सबकी खुशहाली के लिए भी है, हमारी हरियाली के लिए है। और हमें हमेशा पेड़ लगाना चाहिए। पेड़ अगर नहीं रहेगा तो हमारा देश अच्छे से नहीं रहेगा, पॉल्यूट हो जाएगा। तो बच्चे समझते हैं कि पेड़ की अहमियत क्या है, आप कुछ कहना चाहेंगी? पर्यावरण हम सबके लिए बहुत ज़रूरी है, इसलिए हम सब वेस्ट पॉइंट पब्लिक स्कूल की तरफ से यहाँ मानव श्रृंखला बनाने के लिए आए हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा आयोजित इस मानव श्रृंखला में हम सभी अपना पूरा सहयोग दे रही हैं। और इन बच्चियों का जो सोच है, जो उनकी सोच है, ये लोगों को समझना चाहिए कि जब ये बच्ची समझ सकती हैं कि जल और पेड़ का या पौधे का महत्व क्या है, तो बड़ों को क्यों नहीं समझ में आता है। आज शहरीकरण जिस प्रकार से हो रहा है, पेड़ों की कटाई हो रही है, उस पर क्यों नहीं रोक लगाई जाती है। एक बच्ची और है, आपका नाम बताइए सबसे पहले। मेरा नाम स्वीटी कुमारी है। आप बताइए क्या कहना चाहेंगे आज के दिन, आप मानव श्रृंखला में आप खड़ी हैं। जल को बचाना चाहिए, पेड़ लगाना चाहिए, पेड़ को काटना नहीं चाहिए। और दहेज तो लेना बहुत महापाप है। उसे महिलाओं को बहुत दहेज जो नहीं देते हैं, महिलाओं को बहुत परेशान करते हैं। आप कौन सी क्लास में पढ़ती हैं? मैं कक्षा 8 में पढ़ती हूँ। तो आप समझ सकती हैं कि ये छोटे छोटे जो बच्चे बच्चियां हैं आज जो सड़क पर उतरे हुए हैं, मानव श्रृंखला के रूप में ये एक संदेश दे रहे हैं पूरे देश को, पूरे विश्व को, कि अगर आज हम नहीं संभले तो आने वाला दिन हमारे लिए कितना कष्टदायक होगा। शायद इसका अंदाजा लगाना अभी संभव भी नहीं है। तो कल को बचाना है तो आज जो है
ये काम करना होगा, पौधारोपण, जल संचय, दहेज प्रथा का उन्मूलन और बाल विवाह को बंद करना होगा। कैमरामैन मनोज के साथ नीलकमल, न्यूज़ 18 पटना। रियासत उत्तराखंड के रेलवे स्टेशन के बोर्ड पर लिखे उर्दू को संस्कृत से बदलने के मामले में उत्तराखंड लिटरेसी फोरम ने रेलवे इंतजामिया से अपील की है कि उर्दू में लिखे नाम को न बदला जाए बल्कि संस्कृत के साथ उर्दू को बरकरार रखा जाए। इस सिलसिले में उत्तराखंड लिटरेसी फोरम ने वज़ीर आला उत्तराखंड, वज़ीर रेल और उत्तराखंड गवर्नर को खत लिखकर अपील की है कि उर्दू के साथ सौतेला सलूक न किया जाए बल्कि बरसों से लिखे आ रहे उर्दू में स्टेशन के नाम के साथ संस्कृत भी रखा जाए। वाज़ेह के उत्तराखंड रेलवे स्टेशनों के बोर्ड में उर्दू में लिखे स्टेशन के नाम को बदलकर संस्कृत, हिंदी और इंग्लिश में रखने का फैसला किया गया है और स्टेशन बोर्ड से उर्दू में लिखे नाम को हज़फ करने का फैसला किया गया है। रहिए हमारे साथ इस पूरे मामले पर बात करने के लिए एडवोकेट जुबैर आजमी हमारे साथ जुड़े हैं। जुबैर आजमी साहब, ये मामला है क्या, बदला क्यों जा रहा है, इसके पीछे की सोच क्या है? देखिए, आज सुबह जो एक न्यूज आइटम जो है वो मैंने सुबह पेपर में पढ़ा जी, तो ये पढ़ के काफी डिस्टर्ब हुआ। देखिए, ये है कि रेलवे मतलब अथॉरिटीज ने जो फैसला लिया है कि उर्दू को मतलब हज़फ करके बदल के जो है मतलब संस्कृत में डाला जाए, हमें संस्कृत के डालने में कोई एतराज नहीं है। संस्कृत भी हमारी हिंदुस्तानी जबान है, उर्दू भी, हिंदी भी, बिल्कुल। तो हम ये चाह रहे हैं कि चारों जबान जो है साथ साथ चले। खिल उठे तेरा भी चमन, खिल उठे मेरा भी चमन। तो हमको सिर्फ ये है कि भाई जो मतलब उर्दू, हिंदी, संस्कृत जो हमारी गंगा जमनी तहजीब की प्रतीक है उसको डिस्टर्ब नहीं किया जाए। हमको संस्कृत से कोई एतराज नहीं है जी। और ये मामला बदला क्यों जा रहा है, बदला क्यों जा रहा है, अब जो उर्दू हटाने की वजह क्या है? अब जो आजकल मुल्क में जो समझो हालात चल रहे हैं, सारे रोड के नाम बदल रहे हैं, सारी चीजें, तो ये आप कहाँ तक लेके जाएंगे, कहाँ रुकेगा ये, अगर ये इनकी मंशा ये है। हालांकि उनका जवाब क्या है जो मैंने पढ़ा है कि हर स्टेट में जो सेकेंड ऑफिशियल लैंग्वेज मतलब समझो होती है उसको रेलवे के प्लेटफॉर्म के साइन बोर्ड पर रखा जाता है। तो पहले उत्तराखंड जो कि यूपी उत्तर प्रदेश का समझो हिस्सा था तो उस हिसाब से चला रहा था। तो मेरा सवाल है, उत्तराखंड बने हुए करीब 10 साल से ज्यादा हुई है जी, तो अब तक तो बदला नहीं गया है। तो अभी क्या अचानक जो है ओवरनाइट जो है मतलब किसी के जहन में ये जरूरी ख्याल आया और उर्दू को बदल के मैं इस बात को फिर दोहरा रहा हूँ कि देखिए, कोई ये ना समझे कि उर्दू वाले जो है हिंदी या संस्कृत के जो है मुखालिफ, बिल्कुल नहीं। ये तो दोनों आंखें हैं हिंदुस्तान को देखने की, इनके अदब को, इनकी संस्कृति की समझने की। तो हम चाह रहे हैं कि उर्दू भी रहे, संस्कृत बस एक छोटी सी हमारी दरख्वास्त है। लेकिन ये सेंट्रल रेलवे होता है, रेल में हर भाषा के लोग सफर करते हैं। अगर तमाम भाषाएं भी लिख दी जाए तो कोई खबाहत नहीं है। क्या उत्तराखंड में उर्दू नहीं है? बिल्कुल बहुत है और बड़ा काम हुआ है। उर्दू तो मतलब समझो उत्तराखंड के कितने अदीब, शायर वगैरह जो अभी भी हम लोग जो काम कर रहे हैं दोनों जबान को, तो ये आज से नहीं, जब से ये तहजीबें चल रही हैं तब से दोनों जबान जो है चल रही है, संस्कृत भी चल रही है। तो इसका यानी औचित्य जो है इसका कोई, क्या इसके खिलाफ कोई शिकायत हुई है आजमी साहब? जी, क्योंकि आज संडे है, हमने जो है वो सारी चीजें को तैयार करके रखा है और हम फौरन जो है उसको जो है बाय पोस्ट भी करेंगे, ईमेल पे भी करेंगे और ये बाकायदा गवर्नर साहब को और चीफ मुख्यमंत्री जी को और रेलवे बोर्ड के जो है, क्योंकि रेलवे ये समझो बोर्ड जो है रेलवे मिनिस्ट्री के इसमें आता है। बिल्कुल रेलवे पे जो है सारे जबान भाषाओं के लोग सफर करते हैं। अगर आप जहाँ जो भाषाएं चलती हैं उसमें लिखा जा सकता है, कोई बात नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए आजमी साहब। और आइए इस वक्त सीधे आपको लिए चलते हैं अरविंद केजरीवाल के एक प्रोग्राम में जहां वो मीडिया से बात कर रहे हैं। मुक्ति दिलाएंगे। दूसरी बात, पानी में जितनी दिल्ली में पानी की पाइपलाइन, जैसा मैं अक्सर बताता हूं 58% दिल्ली में पहले पानी की पाइपलाइन डली थी, हमने 93% दिल्ली में पानी की पाइपलाइन डलवा दी, 7% दिल्ली बची है। अब अगले कुछ वर्षों में 100% दिल्ली में हर घर में टूटी से पानी जाएगा। ये पहली चीज। आने वाले 5 सालों में हम प्रयास करेंगे और गारंटी देते हैं कि आपको 24 घंटे पानी मिलेगा, आपकी टूटी में मिलेगा,
24 घंटे पानी मिलेगा और शुद्ध साफ पानी मिलेगा, जिसे आप बिना आरओ के, बिना फिल्टर के आप पानी सीधे टूटी से मुंह लगा के पी सकते हो। और आपका जो 20,000 लीटर पानी मुफ्त है, ये मेरी गारंटी है कि ये जब तक हम हैं तब तक जारी रहेगा, इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। तीसरा, शिक्षा। दिल्ली के हर बच्चे को, जो दिल्ली में बच्चा पैदा हुआ, उस बच्चे को अच्छी शिक्षा, ग्रेजुएशन तक अच्छी शिक्षा की गारंटी मेरी है। चाहे वो सरकारी स्कूल में पढ़ रहा है, चाहे वो प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहा है, उसके माँ बाप की मर्जी है। सरकारी स्कूल में पढ़ रहा है, सरकारी स्कूल की हम लोगों ने शिक्षा का स्तर बहुत अच्छा किया है, सरकारी स्कूलों को बहुत अच्छा किया है। प्राइवेट स्कूलों में पढ़ रहा है, प्राइवेट स्कूलों की मनमानी, जो प्राइवेट स्कूल करते हैं मनमानी, उससे बचाना हमारी जिम्मेदारी है। तो ग्रेजुएशन तक की, 12वीं के बाद, 12वीं तक तो शिक्षा फ्री है, 12वीं के बाद फिर जब वो बच्चा कॉलेज में जाता है उसको लोन दिलवाने की। तो एक तरह से ये शिक्षा के क्षेत्र में काफी सारी चीजें ऑलरेडी लागू हो चुकी हैं, लेकिन इसको और सुदृढ़ किया जाएगा और नए नए स्कूल खोले जाएंगे। जिन इलाकों के अंदर स्कूलों की कमी है वहां और स्कूल खोले जाएंगे। लेकिन दिल्ली में पैदा होने वाले हर बच्चे को अच्छी से अच्छी शिक्षा की जिम्मेदारी, ग्रेजुएशन तक की, उसकी गारंटी हमारी है। चौथा, इलाज, स्वास्थ्य। दिल्ली के हर नागरिक को, दिल्ली के हर परिवार को अच्छी से अच्छा इलाज और मुफ्त इलाज, जो मुफ्त चाहते हैं, मुफ्त इलाज, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, उसकी गारंटी हमारी है। इस दिशा में भी हम लोगों ने ऑलरेडी काफी कदम उठाए हैं। कई अस्पताल खुल रहे हैं, मोहल्ला क्लिनिक खुल रहे हैं। अब मोहल्ला क्लिनिक और बनाए जाएंगे पूरी दिल्ली में, पॉलीक्लिनिक्स और बनाए जाएंगे पूरी दिल्ली में। पूरी दिल्ली में नए नए अस्पताल, कई नए अस्पताल खुल रहे हैं। सरकारी क्षेत्र के अंदर 10 से 15 हजार नए बेड ऐड किए जा रहे हैं। लेकिन ओवरऑल पूरी दिल्ली के अंदर ऐसी व्यवस्था बनाएंगे कि अगर दिल्ली का कोई नागरिक बीमार होता है, उसको बेस्ट से बेस्ट इलाज मिले, उसकी जिंदगी बचाने के लिए बेस्ट प्रयास किए जाएं, इसकी गारंटी मेरी है। सबसे अच्छी अंतर्राष्ट्रीय स्तर की यातायात सेवा, इसको लागू करने की दिल्ली में मेरी जिम्मेदारी है। लगभग 11,000 से अधिक बसें दिल्ली में, दिल्ली की सड़कों पे होंगी। 500 किलोमीटर से ज्यादा दिल्ली मेट्रो का नेटवर्क बनाया जाएगा और इन सबको इंटीग्रेट करके लास्ट माइल कनेक्टिविटी की जाएगी। यातायात सुरक्षित हो, महिलाओं के लिए सुरक्षित हो, महिलाएं अपने घर से, कॉलेज से, स्कूल से घर सुरक्षित पहुंच सकें। और जहां मुल्क भर में सीए के खिलाफ एहतजाज हो रहा है, उसी तरह हैदराबाद में भी सीए और एनआरसी के खिलाफ भूख हड़ताल पर लोग बैठे हैं। इंदिरा पार्क के धरना चौक में ये भूख हड़ताल जारी है। मुजाहिरीन का मुतालबा है कि सीए के खिलाफ जो है वो बैठे रहेंगे। हाल ही में मिलियन मार्च हुआ, हैदराबाद में तिरंगा रैली हुई और अब इंदिरा पार्क का ये धरना चौक जहां पर हैदराबाद के लोग एहतजाज कर रहे हैं। हमारे नुमाइंदे अनीस रहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनीस, क्या जानकारी है, किन तंजीमों का ये धरना आपको इंदिरा पार्क पर दिखाई दे रहा है, क्या कुछ कहना है वहां के एहतजाजियों का? एजेंडा है, हर 100 साल में नक्शे बदले जाते हैं दुनिया के। पहला देखिए जिलानी, सीएए और एनआरसी के खिलाफ हैदराबाद में अब तक 2 बहुत बड़े एहतजाजी मुजाहरे हो चुके हैं, जिन्हें मिलियन मार्च और तिरंगा मार्च का नाम दिया गया था। अभी ये कल से यहाँ पर जो धरना चौक है, जो ख़ास तौर पर एहतजाजी मुजाहरों के लिए मुख्तस है, कल से भूख हड़ताल जो है
कैंप जो है शुरू किए गए हैं। कल शाम तक भूख हड़ताल की गई थी। आज एक दूसरी तंजीम यहाँ पर भूख हड़ताल कर रही है। इस तंजीम का नाम है SC ST और BC ऑर्गेनाइजेशन। उसके नुमाइंदे मेरे साथ मौजूद हैं। भाई बताएं, ये जो भूख हड़ताल आप लोग कर रहे हैं किस जज्बे के तहत कर रहे हैं, क्या डिमांड है और ये क्यों किया जा रहा है? ये हंगर स्ट्राइक एक दिन की रखी गई है SC ST BC मुस्लिम फ्रंट की तरफ से। वो इसलिए रखी गई कि CAA NRC और NPR के खिलाफ रखी गई है। इसका आप जानते हैं कि आज सारे भारत को उठ के ठहरना पड़ा। 1947 के बाद फिर एक बार एक देश में फिर से एक बार जो है ना पब्लिक को रोड पे आना पड़ा। उसकी वजह क्या है? पब्लिक के राइट्स खींचने की कोशिश, उनके ऊपर अपना दबाव डालने की कोशिश, जो हुकूमत का जो दबाव डालने की कोशिश है उसको हम नकार रहे हैं। और हम ये चाह रहे हैं कि हमारा हक हमें मिल जाए। वो हमारा हक ये है कि हमारे ऊपर ज़्यादती ना करे। ज़्यादती किस तरीके की? CAA आप अमेंडमेंट बिल लगा रहे हैं, NRC लगा रहे हैं, लोगों को डरा रहे हैं कि आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं है। अब हमारे दादा परदादा के डॉक्यूमेंट कौन ला के अपना बताएगा? खुद हमारे हुकूमत में जो रूलिंग पार्टी में जो लोग हैं उनसे ही पूछ लें कि उनके पास उनके डॉक्यूमेंट है, नहीं मिलेंगे। तो उसके ऊपर उसके हक के लिए लड़ने के लिए हमने आज यहाँ पर एक हंगर स्ट्राइक लगाए हैं हैदराबाद धरना चौक पर। और इसको हम बखूबी कामयाब समझते हैं, ना कि ये कामयाब समझते हैं। ये तहरीक को हम रेगुलर चलाते रहेंगे जब तक कि ये सिलसिला चलता रहेगा, जब तक कि ये कैंसिल नहीं होगा, सुप्रीम कोर्ट से हो या हुकूमत से हो। यहाँ पर जो एहतजाजी मुजाहरे जारी हैं, समझा जा रहा है कि हुकूमत का और पुलिस का काफ़ी दबाव होता है ऑर्गेनाइजर्स पर। क्या आप लोगों को कुछ परमिशन में दिक्कत हुई है? कितनी जो है टाइम के आपको परमिशन मिली? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। प्रीवियसली तो मैं नहीं जानता, मगर हमारा जो परमिशन के लिए हमने जब डाला था तो उसको एक्सेप्ट किया गया और उसके लिए ज़्यादा टाइम नहीं लिया गया और कल ही हमें परमिशन दे दिया गया और कुछ उसके अंदर किसी भी तरीके की हमें प्रॉब्लम नहीं आई। पहले तो धरना किया गया था, आवाम यहाँ पर जमा हुए थे, अब भूख हड़ताल की जा रही है, तो खासतौर पर भूख हड़ताल का क्या मतलब? ये भूख हड़ताल इसलिए है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को जगाने के लिए ये भूख हड़ताल की जा रही है, आवाम को जगाने के लिए भूख हड़ताल की जा रही है। ये तहरीक रुकनी नहीं चाहिए। हम सलाम करते हैं उन खवातीन को जो शाहीन बाग के हैं, चाहे वो बिहार के हैं, चाहे वो हिंदुस्तान के किसी कोने के हैं, उन सबको सलाम करते हैं इस सिलसिले में कि ये चीज़, ये तहरीक को रुकनी नहीं चाहिए। तो अगर हंगर स्ट्राइक करते हैं तो लोगों में एक और जज्बा पैदा होता है कि भाई हमें भी इसमें शामिल होना चाहिए, हमें भी इसके अंदर आना चाहिए। बहुत शुक्रिया। मेरे साथ एक और समाजी कारकुन है मेजर खादरी साहब, बात करेंगे इनसे। मेजर साहब, ये हैदराबाद में जो एहतजाजी मुजाहरे चल रहे हैं तो आप क्या समझते हैं, आप उसको किस तरह देखते हैं? मैं इसको एक कौमी मूवमेंट की तरह देखता हूँ कि ये किसी ख़ास मज़हब के ख़िलाफ़ में मैं नहीं देखता, चूँकि इसमें बेसिकली बुनियादी तौर से इसमें गरीब गुरबा इससे बहुत मुतासिर होंगे, चूँकि ये उनके पास आम तौर से दस्तावेज़ नहीं होते हैं। वह ज़ाहिर वजह कई सारी जो उनकी डिलीवरीज जो हैं वो घर पर होती हैं, और अगर घर पर नहीं कहीं तो बाहर भी कहीं अगर हो जाए तब भी वो रजिस्टर नहीं होती हैं। हमारे पास इंडिया में 80% लोग जो है वो इसकी तरफ हैदराबाद में भी ज़्यादा ध्यान देते हैं का सिलसिला जारी है। हैदराबाद के धरना चौक पर ये हंगर स्ट्राइक की जा रही, भूख हड़ताल की जा रही है मुख्तलिफ तंजीमों की जानिब से। बेहद शुक्रिया अनीस इस बातचीत के लिए और इन मेहमानों के लिए। आगे बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। CAA और NRC के खिलाफ हैदराबाद में भूख हड़ताल इंदिरा पार्क के धरना चौक में आपने देखी है। और अब आगे बढ़ेंगे अगली खबर के तरफ। मशहूर अदाकार सुशांत सिंह ने शाहीन बाग में CAA के खिलाफ हो रहे एहतजाज में शिरकत की। अदाकार सुशांत सिंह ने अपनी अहलिया के साथ स्टेज पर आकर खिताब किया और कहा कि ये लड़ाई बहुत लंबी लड़नी पड़ेगी और कई तरह की कुर्बानियां पेश करनी होंगी। और वहीं शाहीन बाग के तर्ज पर लखनऊ के घंटा घर पर भी खवातीन का धरना चल रहा है। आज धरने का तीसरा दिन है। ये धरना जुमे की नमाज के बाद शुरू हुआ था। खातून मुजाहिरीन का मुतालबा है कि CAA को वापस लिया जाए। वहीं खातून एहतजाजियों ने पुलिस पर इल्ज़ाम लगाया कि उनकी बुनियादी ज़रूरतों से उन्हें महरूम रखा जा रहा है। खाने पीने की चीज़ें उन तक नहीं पहुँचने दी जा रही हैं, जिसकी वजह से उन्हें मुश्किलात का सामना है। लेकिन दूसरी तरफ खवातीन का कहना है कि वो पीछे नहीं हटेंगी। CAA के खिलाफ बुल्ढाना ज़िले से सुप्रीम कोर्ट का रुख किया गया है। कुल जमाती तंजीम के ज़रिए क़यादत वकला, समाजी कारकुनों और सहाफ़ियों के एक वफ़द ने दिल्ली पहुंचकर शहरियत तरमीम कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया है। साथ ही हुकूमत पर मजीद दबाव बनाने के मकसद से एहतजाज का भी सिलसिला शुरू किया गया है।
शाहीन बाग की तर्ज पर जारी एहतजाज में मुख्तलिफ मज़ाहिब के नुमाइंदे शरीक हो रहे हैं। इस एहतजाज के दौरान कौमी एकजहती और इत्तेहाद की फ़ज़ा भी हमवार होती दिखाई दे रही है। और सीए के खिलाफ गुलबर्गा में भी ख़वातीन का एहतजाज गुज़श्ता शब 11 बजे ही 12 घंटों बाद ख़त्म कर दिया गया। बताया जाता है कि गुलबर्गा पुलिस कमिश्नर MB नागराज की दरख्वास्त पर यह फैसला लिया गया। सख्त सर्दी के बावजूद एहतजाज में हज़ारों ख़वातीन ने अपने छोटे बच्चों के साथ शिरकत की। कांग्रेस MLA बेगम कमरुल इस्लाम की क़यादत में एहतजाजी धरना रखा गया था। और मुंबई में मारूफ गुलकारा अनामिका सिंह का गीत पिया है पधारे की लॉन्चिंग अमल में आई। मुंबई के 5 सितारा होटल में अमेठी से ताल्लुक़ रखने वाली मारूफ गुलकारा अनामिका सिंह के गीत लॉन्चिंग में मारूफ मौसीकार, गीतकार, गुलकार और अदाकारों की कहकशां देखने को मिली। इस दौरान पासबान अदब के सरबराह कैसर खालिद ने कहा कि हमारी कोशिश होती है कि इस तरह के फनकारों को बेहतरीन प्लेटफॉर्म मिल सके। मेरा जो सॉन्ग रिलीज हो रहा है उसका नाम है पिया है पधारे। और ये जो गीत है, जो एक लड़की के मन की भावना होती है कि उसकी शादी होगी, उसके पिया कैसे होंगे, पिया आएंगे तो वो कितना सजेगी संवरेगी, ये कर दो वो कर दो, तो वो सब इस गीत में झलक रहा है। डॉक्टर अनामिका सिंह ने इतने खूबसूरत अंदाज में इस गीत को गाया है, यकीन मानिए हमने जब सुना था या सुना है या सुनेंगे तब भी ये सोचते रह जाएंगे कि इस अंदाज में इतने प्यारे तरीके से, इतना फील से, इतने अच्छे एक्सप्रेशंस, इतनी अच्छी कंपोजिशन और जो अच्छा अंदाज इसका है वो हमारे दिलो दिमाग पर छा गया। सक्सेस जो है वो नसीब से ही मिलती है, तो बस हम उनके लिए दुआ करते हैं कि इनका जो ये वीडियो आया है और ये पहली बार इन्होंने इतना अच्छा कोशिश की है गाने की, तो बस ऊपर वाला उनको सपोर्ट करे। पासबान अदब हमेशा से ये कोशिश करती है कि जो ओरिजिनल लोग हैं, जिनके अंदर टैलेंट है और जो बहुत अच्छा आर्ट की खिदमत कर सकते हैं, उनको प्रमोट करें, उनको उभारें, मदद करें उनकी। आज का जो म्यूज़िक लॉन्च है उसमें पासबान अदब ने भी कोशिश की है कि इसमें एसोसिएट हो, और ये एक बहुत अच्छा फोक बेस्ड, आप ये कहिए कि हमारी मिट्टी की खुशबू लिया हुआ गीत है, तो और बहुत अच्छे ढंग से आया। इसकी वीडियोग्राफी बहुत अच्छी हुई है। तो मैं इस गाने के राइटर, इसके कंपोज़र और इसके सिंगर तीनों को भी मुबारकबाद देता हूँ, और वीडियो जिन्होंने डायरेक्ट किया है, एडिट किया है, मैं उनको भी मुबारकबाद दूंगा। मोरे पिया है पधारे, मोरे पिया है पधारे, मोरे पिया है पधारे, मोरे पिया है पधारे, मोरे पिया है पधारे। इस वक्त की बिहार से एक अहम खबर आपको दे दें कि बिहार के दरभंगा से एक बड़ी खबर है। इंसानी जंजीर में शामिल एक उस्ताद की मौत हो गई है। महलूक टीचर की शिनाख्त मोहम्मद दाऊद के तौर पर की गई है। महलूक उर्दू स्कूल का उस्ताद है। जिला अफसर ने वाक़े की तस्दीक की है। बड़ी खबर बिहार से, बिहार के दरभंगा से इंसानी जंजीर में शामिल एक उस्ताद की मौत। महलूक टीचर की शिनाख्त मोहम्मद दाऊद के तौर पर की गई है। महलूक उर्दू स्कूल का उस्ताद है। जिला अफसर ने इस वाक़े की तस्दीक की है। तो इंसानी जंजीर का एक प्रोग्राम बिहार में बनाया गया, जिसमें पानी, ज़िंदगी, हरियाली और जहज जैसे मामलों को बेदार करने के लिए उसी में उस्ताद की मौत हुई है। इस बुलेटिन में फ़िलहाल इतना ही। आदाब।